नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक ही गुज़ारिश है आपसे कि अगर सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को ज़िंदा रखना है, तो मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म को ज़रूर देखें और सुनें कि हम किस तरीके का कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में भी अगर इस चैनल को आप कहेंगे लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए, तो ये सहायता मेरे लिए बहुत कीमती होगी आपकी तरफ से। अब बात करते हैं मुद्दे की और जैसा मैंने कहा कि थोड़ा-सा डिफरेंट कंटेंट हम लेकर आएँगे। तो एक बड़ी खबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट का हिस्सा होंगे ट्विटर के मालिक और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क। अब वो कहने को तो इतने बड़े बिज़नेसमैन हैं, बहुत सारा पैसा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में लगाया, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी और अब डोनाल्ड ट्रंप का वो हिस्सा बन गए हैं और कैबिनेट का। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसको कि हम कह रहे हैं एफिशिएंसी डिपार्टमेंट और उस एफिशिएंसी डिपार्टमेंट का हिस्सा होंगे डोनाल्ड ट्रंप। इसको लेकर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं लोग लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जिताने का काम इलॉन मस्क ने ही किया है। इलॉन मस्क क्या कैबिनेट चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, लेकिन अगर इसको आप भारत की परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि ट्रंप मोदी जी से भी 4 हाथ आगे चले गए हैं, क्योंकि मोदी जी ने अदानी को साथ रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गौतम अदानी मोदी जी के साथ नहीं भी थे और हर जगह वो विद्यमान थे भगवान की तरह। लेकिन लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपने कैबिनेट का हिस्सा बना लिया है और कैबिनेट का हिस्सा ऐसे बनाया कि अब वो सत्ता का सुख पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो भोगेंगे और इसमें कोई गिला-शिकवा नहीं है। हालाँकि लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भई वो कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे और इसी सत्ता के सुख की वजह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। बहुत लोग कुछ लिख रहे हैं, लेकिन इस पूरे डेवलपमेंट को हम कैसे देखें? इस समय हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट संजय कपूर जुड़ रहे हैं। संजय, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को एफिशिएंसी डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाया, एक नया डिपार्टमेंट। आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके का डिपार्टमेंट होगा और अमेरिकन्स इसको किस तरीके से लेंगे? क्योंकि आज इसको लेकर बहुत कड़ी आलोचनाएँ आ रही हैं सोशल मीडिया पर। जी। नीलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मुद्दा उठाया। पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही एक उद्योगपति हैं। वो खुद एक बहुत ही धन पशु, अगर आप कहें, उनमें कोई कमी नहीं है। वो बिलियनर हैं, उनको कभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और उन्होंने कई दफ़ा कहा कि चुनाव के लिए उनको पैसे कहीं से लाने की ज़रूरत भी नहीं है। परंतु अब की बार थोड़ी स्थिति बिगड़ी थी, उन्होंने पैसे उठाए बाज़ार से। तो अगर वो इलॉन मस्क को लेकर आए तो अपने ही बिरादरी के लोगों को लेके आ रहे हैं और उन्होंने बनाया है, अगर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको वो डॉग बोलते हैं, तो उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार को और छोटा करना, सरकार को और छोटा करके जितना भी प्राइवेट एंटरप्राइज़ है, उसको पकड़ाना, जिससे कि उद्योगपति और तमाम लोग बहुत खुश रहें। ये सब सी चीज़ें हिंदुस्तान में भी हो सकती थी और होने की संभावना भी थी। एक बार आपको याद है कि अनिल अंबानी राज्यसभा में आ गए थे और ये उम्मीद करी जा रही थी कि ये तो अर्ली डेज़ हैं उद्योगपतियों के आने के, उसके बाद वो सरकार में भी आएँगे। पर वहाँ से उसके बाद अनिल अंबानी ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि स्थिति कुछ है ना गड़बड़ाने लगी और लोगों ने कहा कि हो सकता है कि उनकी स्थिति में जो अभी कुछ हालत कुछ गड़बड़ हो रही है, उसके पीछे उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस को कर्टेल करने का कोई किसी ने तरीका ढूँढा। और वैसे थाईलैंड में देखिए, थाईलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं थaksin शिनावात्रा, वो भी एक उद्योगपति थे। तो ये एक है ना परंपरा चलती चली आ रही है काफ़ी समय से और उम्मीद करी जाए कि वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे वो सब होगा जो कि पहले कभी किसी ने देखा नहीं है। अगर आपने देखा कि इलॉन मस्क ने जो कैंपेन करी, उसमें $118 मिलियन खर्च करे तमाम जो सपोर्ट जुटाने के लिए। और उन्होंने कोर्ट ने उनको परमिशन दी थी कि आप है ना खर्चा कर सकते हैं, जिस वजह से बेखौफ उन्होंने करी। ये पता नहीं कि उसका कितना बड़ा योगदान है इलॉन मस्क को क्या नाम है, ट्रंप को जिताने के लिए, परंतु उनका बहुत एहसानमंद दिखाई पड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई फ़ोटोग्राफ देखी गई। एक बार वो एक स्पीच दे रहे हैं, तो उसमें आपने देखा इलॉन मस्क हवा में कूद रहे हैं, 53 साल के हैं, पर उनका जो जज़्बा है वो अपने आप में अनूठा है, तो वो हवा में कूद रहे हैं। तो उम्मीद करिए कि और पावर्स और ज़िम्मेदारियाँ और कई सारी चीज़ें मिलेंगी और लोग बाग तो ये कहने लगे कि 2028 में अगर चुनाव होगा, तो उसमें एलन मस्क के ना उम्मीदवार होंगे, ना कि आपके वैंस या न क्या नाम है उनके जो दूसरे हैं रामास्वामी जी, जो उनके साथ विवेक रामास्वामी, वो नहीं होंगे।
तो इलॉन मस्क का जो एम्बिशन है वो काफ़ी बड़ा है। नहीं, लेकिन अब क्योंकि इलॉन मस्क ट्विटर का और ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका इम्प्लीकेशन आप क्या देखते हैं सोशल मीडिया पर? क्योंकि क्या सोशल मीडिया पर अब वो सारी चीजें चलेंगी जो केवल और केवल ट्रंप के फायदे की होंगी? अगर ट्रंप को कोई क्वेश्चन कर रहा होगा, क्या उन ट्वीट्स को लिमिट किया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं कि भाई अब ट्विटर का मालिक ही अगर ट्रंप के साथ है आज, तो फिर इसका इम्प्लीकेशन अमेरिका में और वर्ल्ड वाइड, इसको आपको क्या लगता है कि क्या इसका असर पड़ने वाला है सोशल मीडिया पर? देखिए ट्विटर तो जो प्लेटफ़ॉर्म है उसका ये बखूबी से इस्तेमाल कर रहे हैं और डोनाल्ड के ट्रम्प के पक्ष में करा पूरे चुनाव के दौरान ऐसा लगता था कि जैसे पूरी टाइमलाइन चेंज हो गई है। काफ़ी समय तक है ना कमला हैरिस दिखाई पड़ी, कमला हैरिस फिर गायब हो गईं और सिर्फ़ डोनाल्ड ट्रम्प दिखाई पड़ रहे। तो उसके अंदर अब ये आप है ना उसको जितने भी एल्गोज़ हैं वो सब चेंज करके आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इलॉन मस्क के ऊपर एक है ना कुछ हद तक दबाव होगा कि क्रेडिबिलिटी बना के रखें और ये भी होगा कि वो कोशिश करें कि अपना जो उनका इज़ाफ़ा उनके बिज़नेस में फ़ायदा होता है वो भी करें, उसको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें इलॉन मस्क की आलोचना करी गई और उसके बाद उन्होंने नीचे एक है ना एक प्रोविज़न करा हुआ है कि जो सिटिज़न रिएक्ट कैसे करते हैं। उसमें बताया कि ये गलत बात है, ये सही साबित नहीं हुई और उसके ऊपर उन्होंने दिखाया कि आज़ाद हैं ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, परंतु जो ऐसी ओपिनियन जो गलत होती है उसको साबित भी करते हैं। तो मेरे ख़्याल से इस तरीके की कई सारी चीज़ें बढ़ जाएँगी, लोगों को जब इस बात का एहसास होगा कि इलॉन मस्क अपनी बुराई की जगह देते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, तो और लोग अब बुराई करेंगे। पर देखें एक सीमा होती है, उसके बाद इलॉन मस्क है ना उसपे कोशिश करेंगे अंकुश लगाने के लिए। पर मैं आपको बिल्कुल। एक चीज़ बता दूँ कि ट्विटर का जो प्रभाव है, काफ़ी कम हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली टिकटॉक है। तो अगर आप देखें लोगों के बायो पढ़ें तो लोग बाग कहते हैं कि उन्होंने शुरुआत करी ट्विटर से और आगे चल के जब तरक्की करी तो टिकटॉक पे पहुँच गए। तो टिकटॉक अपने आप में राजनीति हो या पूरा-पूरा इलेक्शन कैंपेन हो, उसमें उसका योगदान काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से बड़ा था बनस्पत टिकटॉक इसके ट्विटर के। नहीं, लेकिन अब ट्विटर की निष्पक्षता पे तो लोग सवाल करेंगे ही ना। अगर आप ट्रंप के खिलाफ अगर कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी खबर आती है, फिर क्या उसको इलॉन मस्क उसको लिमिट करने की कोशिश करेंगे? इस चीज़ को कैसे देखा जाए? आज बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या ट्विटर की निष्पक्षता अब खत्म हो गई है? और अब जबकि इलॉन मस्क अगर ट्रंप की सरकार का हिस्सा है, तो फिर उसको कैसे माना जाए? क्या समझा जाए? क्या अब ट्विटर विल लूज़ इट्स न्यूट्रैलिटी एक तरीके से, या बैलेंस जो है वो अपना कैसे बनाएगा? यही बात मैं कभी कह रहा था कि ट्विटर की क्रेडिबिलिटी पे ही पूरा उसका रेवेन्यू मॉडल डिपेंड करता है। और ये मेरे ख्याल से इलॉन मस्क भी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भी जानते हैं। और उसने इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ समय के बाद है ना एक्स पे या ट्विटर पे ले लिया। उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी पहले, परंतु उसके बाद ले लिया। पर वो मेरे ख़्याल से इतनी आज़ादी देंगे कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जिससे कि क्रेडिबिलिटी बनी रहे, क्योंकि बिना क्रेडिबिलिटी के ट्विटर का बहुत नुकसान होगा। वैसे भी उनकी जो मुनाफ़ा तो हो नहीं रहा है, उनको नुकसान ही हो रहा है। और अब सबसे बड़ा जो उनको कारण था लेने का कि राजनीति में हस्तक्षेप करने का, वो कामयाब हुआ। राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी का चुन लिया, सरकार के अंदर चले गए, सरकार के माध्यम से वो और कई दसियों चीज़ें चलें करेंगे जिसके बारे में हमें और आपको पता भी नहीं होगा। और वो राजनीति के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बड़े-बड़े खेल खेलेंगे। उनके पास स्टारलिंक की सैटेलाइट है, उसके माध्यम से वो कई सारे मुल्कों में ना दखल कर सक दे सकते हैं और वहाँ पर अमरीकी जो विदेश नीति है, वो उनके ऊपर राइड करेगी। तो कहने मतलब कि संभावनाएँ इतनी ज़्यादा हैं, तो ट्विटर को अगर थोड़ा नुकसान भी होता है, तो उनको वो बर्दाश्त कर लेंगे, पर मेरे ख़्याल से उनको आज़ाद छोड़ेंगे कुछ हद तक। और डोनाल्ड ट्रम्प की थोड़ी बहुत आलोचना वग़ैरह होती है, तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम हुँ, नहीं है क्योंकि वो आलोचना के आदी हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती। पर वो सब चीज़ थोड़ा बहुत तो कैलिब्रेट करेंगे। अब संजय, लेकिन एक बहुत रोचक सवाल अब आपसे पूछूँगी और वो भारत के संदर्भ में है, क्योंकि इलॉन मस्क और मोदी जी को ऑलमोस्ट एक तरह से लोग देखते हैं और ट्रंप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मोदी जी। ट्रंप की बहुत सारी चीज़ें कॉपी करते हैं और ट्रंप मोदी जी की ओर देखते हैं कि भई वो बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। अब इलॉन मस्क का
डोनाल्ड ट्रंप का कैबिनेट का हिस्सा बनना, आपको क्या लगता है कि भारत में उसका किस तरीके से इम्पैक्ट होगा? और लोग यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो जो काम नहीं कर पाए वो इलॉन मस्क सॉरी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने करके दिखा दिया कि एक उद्योगपति को अपने कैबिनेट का हिस्सा ही बना लिया। अब क्या ये जो बाउंड्री लाइंस हैं सत्ता और कॉर्पोरेट्स के बीच में या उद्योग जगत के बीच में, वो बाउंड्री लाइंस बिल्कुल ब्लर हो गई हैं। तो इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं मोदी सरकार के डिसीजंस पर? क्योंकि उनकी बहुत आलोचना होती है कि भाई हर चीज वो अदानी के लिए करते हैं, और अब यही आलोचना हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की भी हो। लेकिन इस डिसीजन का कि वो अब एफिशिएंसी डिपार्टमेंट का हिस्सा है और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसका असर आप भारत में मोदी सरकार के ऊपर क्या देखते हैं? देखिए, असर तो मोदी सरकार के ऊपर मेरे ख़्याल से कुछ ख़ास नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इल्ज़ाम इनके ऊपर काफ़ी समय से लग रहा है कि काफ़ी स करीबी हैं कई सारे उद्योगपतियों के। परंतु मोदी सरकार ने इनको अपने पास रख के भी दूर रखा है, इनको कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी है। तो अडानी को जितना फ़ायदा पहुँचाना था वो पहुँचा रहे हैं, पहुँचाते रहते हैं। अंबानी को भी जितना पहुँचाना होता है पहुँचा रहे हैं। परंतु अपनी सरकार के अंदर लेना नहीं चाहते हैं वो। अगर लेना चाहते कुछ समय पहले तो कोई उन पे कोई प्रतिबंध नहीं था कि क्यों लेना चाहते हैं। संभव है कि वो आरएसएस के माध्यम से ही आ जाते। पर अभी तक है ना जो आरएसएस और बीजेपी की सोच है कि उद्योगपतियों को आप मदद करिए, फ्री मार्केट को मदद करिए, परंतु उनको सरकार में मत लीजिए। ये वाली जो स्थिति है वो तकरीबन हर जगह पे दिखाई हर सूबे में देख लीजिए, कहीं पे कोई भी उद्योगपति नहीं है, आने को तो आ सकते थे, परंतु कोई ख़ास इतना बड़ा उद्योगपति नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई है ना इस तरीके से बदलाव आएगा। परंतु अगर उनको लगेगा कि प्रधानमंत्री को कि अडानी को आना चाहिए, तो उसको अडानी को लेकर आएँगे, पर उनको ये पता होना चाहिए कि उसको लाके क्या मिलेगा। क्योंकि अडानी को बाहर रह के कहीं ज़्यादा मिल जाता है बनस्पत अंदर रह के। एग्जैक्टली मैं वही पूछने ही वाली थी कि वो तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है और पूरा देश उनके लिए बिछा दिया है मोदी जी ने। तो कैबिनेट में हिस्सा बनाना या ना बनाना तो मोदी जी के लिए इरेलीवेंट है एक तरीके से, अदानी को। अगर आप गौर करें कुछ समय पहले पिछले 1-2 दिन में चर्चा हो रही है कि जो आपके बम्बई में सरकार गिराना, सरकार बैठाना, उसमें बिल्कुल। बीजेपी के साथ मिलके अडानी जी भी बैठे थे। उसमें पता नहीं कितना सत्य कितना झूठ है पर इस तरीके के आरोप लगा रहे थे। तो देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर संभव है कि उनका कोई न कोई इसमें योगदान रहा हो। और आगे चल के हो सकता है कि अगर सरकार कमज़ोर लगे, उनको लगे कि उद्योगपति को लेके उसको आगे बैठा के उसको कुछ काम करा सकते हैं, संभव है वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीच-बीच में इच्छा ये लोग जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें एक इच्छा होती है कि उद्योगपति का सहारा लेके कुछ ना कुछ करें। पर अभी बीजेपी मज़बूत है, कुछ हद तक इनके पास पैसे की कोई कमी-वमी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अडानी की कोई आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो कहा जाता है कि उनके जो स्पिरिट्स हैं मोदी सरकार के या मोदी जी के, मैं कहूँ बहुत एम्बोल्डेंड होंगे इस समय, खुश होंगे वो देख के कि अरे भाई इलॉन मस्क को उन्होंने हिस्सा बना लिया। तो अब जो लोग मेरी आलोचना करते हैं कि भाई मैं तो उस गौतम अदानी के लिए करता हूँ, तो कम से कम वो ये सोचकर खुश हो जाएंगे कि देखिए हमने कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं बनाया, लेकिन अब कम से कम इतनी आलोचना शायद लोग मेरी ना करें, अब डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादा आलोचना होगी। मेरे ख्याल से ना आपका जो मत है उससे मैं पूरी तरीके से इत्तेफ़ाक नहीं करता हूँ। शर्म की तो कोई बात ही नहीं है। मुद्दा ये है कि पुराने ज़माने में हुआ करती थी कि उद्योगपति को लोग बाग जितने भी राजनीतिज्ञ होते थे वो छुपा के रखते थे और उनके साथ है ना बाहर भी नहीं निकलते थे। अगर है ना होता था वो उसके कई सारे कारण बताते थे कि नहीं वो आया था और गलती से बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो शर्म थी पूरी खत्म हो गई है। आप उद्योगपति के साथ घूमिए, आप उसके साथ फ़ोटोग्राफ खींचिए। हालत तो ये हो गई कि कुछ समय पहले कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एडवर्टाइज़ भी कर रहे थे प्रधानमंत्री। तो ये अब कुछ बचता नहीं है। कहने का मतलब ये जितने भी मापदंड थे उसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि हम उसके बारे में स्मरण करें, सोचें क्योंकि बचा ये क्या है आप ले लीजिए तो फ़र्क क्या पड़ता है? नीतियाँ थोड़ी ना बदल जाएँगी। नहीं, आप ना जो जैसे चीज़ दे राहुल रहे हैं गांधी। हाँ। हैं नहीं, नहीं, मैं कह रही हूँ कि राहुल गांधी आज भी उस उन चीज़ों को लेकर आलोचना करते हैं कि देखिए, मोदी जी की तस्वीर अदानी के साथ एक ही एरोप्लेन में वो जा रहे थे जब कैंपेन के समय में या अपने पुराने सालों में। तो ये सब जो एक जो शर्म और हया जिसकी बात अभी भी भारत का ऑपोज़िशन करता है, क्या अब ये सारी चीज़ें बेमाने हो गई हैं? और ख़ासकर जब हम ट्रम्प को देखें कि अब उन्होंने इलॉन मस्क को जब अपने कैबिनेट का ही हिस्सा बना लिया है, तो फिर क्या ये जो पूरा नैरेटिव है, ये क्या बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा भारत के परिप्रेक्ष्य में?
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये जो पूरा नैरेटिव है अच्छे बुरे का, गलत सही का, वो सब खत्म हो गया है। इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मान्य नहीं है। क्योंकि अगर आप है ना, आपकी जो नीतियाँ हैं काफ़ी हद तक है ना, बड़े उद्योगपति मिलके बनाते हैं और ऐसा भी करते हैं जिससे कि उनको टैक्स ना देना पड़े, उनको हर तरीके की सब्सिडी मिले। तो फिर कहने मतलब कि हम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम किस बात की आलोचना कर रहे हैं? कुछ ऐसा बचता नहीं है। गरीब आदमी की कोई परवाह नहीं करता, उसको टुकड़े फेंक दिए जाते हैं तरह-तरह के, उसको खाना दे दिया जाता है 5 किलो, 10 किलो जो भी कुछ बिल्कुल। महीने का। तो उसके बाद है ना, अगर आप उद्योगपतियों को आप जिस तरीके का दे रहे हैं, तो फिर कहने मतलब कि आपकी जो धर्म है वो यही हो गया कि आप सरकार अगर चला रहे हैं तो उनके बूते चला रहे हैं और उनके साथ उन्हीं के इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं और कुछ मतलब ही नहीं है। नहीं, लेकिन संजय जो एक सवाल है कि अब ट्रम्प को देखकर क्या मोदी भी अदानी को कैबिनेट का अपने हिस्सा बना सकते हैं? भाई कैबिनेट रिशफल होगी, हो सकता है रिशफल में वो सोच ले कि भाई अदानी को किसी तरह से लाना है। मुझे मुझे इस बात की संभावना नहीं लगती है, क्योंकि अभी तक उनके चरित्र में कहीं देखा नहीं गया कि किसी भी उद्योगपति को कहीं पे भी, ये उसमें मेरे ख़्याल से आरएसएस का भी प्रभाव है या कुछ जो भी कुछ है कि अ, छोटे उद्योगपति सब उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो उनके लिए काम करते हैं, परंतु राजनीति से दूर रखते हैं उसको। उनका कुछ हद तक इस तरीके का आप कह लीजिए कास्ट सिस्टम है या जो कैटेगराइज़ करा हुआ है लोगों को कि कौन क्या करेगा, तो उसमें मेरे ख़्याल से जो उद्योगपति हैं उनको नहीं जोड़ा गया है और वो स्थिति बरकरार रहेगी, उसमें कोई मुझे लगता नहीं कि बदलाव आएगा। लेकिन आज उस बाउंड्री लाइन को ब्लर कर दिया है आज ट्रम्प ने, और उसका असर अब बाकी देशों में भी पड़ेगा, और खासकर हम यहाँ मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो राहुल गांधी बार-बार ये कह रहे थे कि भाई देखिए आप सारा काम एक उद्योगपति के लिए करते हैं, आप उन्हीं के साथ उठते हैं, आप उन्हीं के साथ बैठते हैं। तो अब ये जो नैरेटिव जो ऑपोजिशन कर रहा है, अब ये ऑपोजिशन का जो ये नैरेटिव है कि आपको क्या लगता है कि ये कितना चल पाएगा? जब लोग देख रहे हैं कि जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे पैसे वाला देश है, वहां पर ही अगर लोग उद्योगपति के साथ जो वहां की सरकार है वो अपने हाथ में हाथ मिलाकर चल रही है, तो फिर भारत में भी क्या बुराई है? भारत में भी लोग इसी तरह से चलेंगे और इसका क्या रिpercussion होगा भारत में? मैं खासकर अगर पूछ रही हूँ, लास्ट सवाल है देखिए जी। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी बोलते रहें कि अडानी को दे रहे हैं, अडानी से ले रहे हैं। काफ़ी लोग है ना, इनकी पार्टी के अंदर भी उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं अडानी से। तो लोग बाग इस तरीके की बात सवाल पूछते हैं कि आप फलाने-फलाने आप है ना उनकी आलोचना करते हैं, परंतु आपके जो बड़े शीर्ष नेता हैं, वो भी उनके साथ खड़े होके फ़ोटो खिंचाते हैं। एक है ना, मैं स्टेटमेंट पढ़ा था रेवांत रेड्डी का, जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, कि हम उनको कुछ देते नहीं है, सिर्फ़ लेते हैं। जो देते हैं वो तो प्रधानमंत्री हैं, परंतु हम तो उनसे जो अडानी जी को देना होता है वो देते हैं। तो ये इस तरीके के जस्टिफ़िकेशन हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे कोई बुराई नहीं समझता। हर तरीके से उनको जस्टिफ़ाई कराया जाता है। अगर आप गौर करिए कि पिछले कितने सालों से आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो क्या नाम है, कि जो इनको ग्रेन के साइलोज़ दिए गए हैं और ग्रेन स्टोरेज का दिया गया और ये भी कहा था कि अडानी ज़मीन खरीद रहा है ये सब। परंतु आपको देखा होगा कि पब्लिक प्रोटेस्ट वगैरह कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो कि अडानी को परेशान करे। क्योंकि ज़मीनी हालात कुछ और है। हम लोग आलोचना कर सकते हैं, परंतु लोगों को इसमें कोई आपत्ति नज़र नहीं आती और इसका मेरे ख़्याल से पूरी तरीके से ना फ़ायदा उठाती है उद्योगपति भी और सरकार भी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं, उनकी जो सोच है काफ़ी हद तक है ना विदेशी मानसिकता और मापदंड पे आधारित है, परंतु यहाँ पर उसका कोई है ना फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, तो एक सवाल जो मैं आखिरी आपसे ये पूछूंगी कि क्या अब राहुल गांधी को अपना नैरेटिव बदलना होगा? भाई राहुल गांधी जो बार बार अदानी की बात करते हैं, और वो कहीं ना कहीं अब ये रियलाइज करेंगे कि जो बात वो अदानी के लिए बार बार खुलकर बोल रहे हैं, और अगर उनके पार्टी के अंदर से भी प्रेशर है कि भाई आप कॉर्पोरेट से इतनी दूरी नहीं बना सकते हैं, तो फिर क्या राहुल गांधी की भी सोच अब बदलेगी? मुझे लगता है कि उनको बदलनी चाहिए, कुछ हद तक रिकैलिब्रेट करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि एक ही लाठी से हाँकते रहेंगे और कुछ उससे फ़ायदा मिले ना मिले वो करते रहेंगे बातचीत। मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए कि जितना इन्होंने आलोचना करी उसका कितना फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कुछ हद तक इस बात पे लोगों ने शक ज़ाहिर किया है कि आप है ना उद्योगपतियों के ऊपर निशाने लगाते रहते हैं, उसका क्या असर है? अगर आप गौर करें तो अभी राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने क्लैरिफ़िकेशन दिया
ये उसने ही इज हिट आउट अगेंस्ट क्रोनी कैपिटलिज्म और ये तमाम चीजें। नहीं, उन्होंने ये भी तो कहा था कि भाई मैं एंटी मोनोपोली हूँ, एंटी बिजनेस नहीं हूँ, उन्होंने ये कहा था। एंटी बिजनेस, ये तो उन्होंने, उनको जरूरत महसूस हुई ये बात कहने की, क्योंकि लोगों ने उनकी आलोचना करना चालू कर दिया था कि ये एंटी बिजनेस हैं और ये पूरी तरीके से वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और ये कुछ जब अगर सत्ता में आ जाएंगे तो इनको वापस कर दिए, ये है ना, इनके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से उनको नुकसान कुछ हद तक दे रही थी, दैट इज़ व्हाई उन्होंने वो करा। तो इनको रिकैलिब्रेट करना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि इसमें दम नहीं है वो जो कह रहे हैं, परंतु ये आवश्यक है कि इसमें कुछ और चीज़ जोड़ें, किसी और अंदाज में बोलें, जिससे कि है ना लोगों पे इसका प्रभाव पड़े। लेकिन ज़रूर एक नया पैराडाइम शिफ्ट आज आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट कर दिया है, ट्विटर के मालिक को अपने साथ सरकार का हिस्सा बनाकर? मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मेजर पैराडाइम, क्योंकि ट्रंप अपने आप में बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है। उनके बिज़नेसेस यहाँ प पुणे में भी हैं, उनके और मुल्कों में भी हैं और जब भी सत्ता में आते हैं तो उनके जो बिज़नेस का जो एक्सपेंशन है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो यही हाल है ना इसका इलॉन मस्क का भी होगा। इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो इलॉन मस्क की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ख़ास के युवा वर्ग में उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर उसको ले भी लिया, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उससे फ़ायदा होगा। पुराने बिल्कुल। ज़माने के जो लोग हैं उनको इसमें आपत्ति नज़र आती है। परंतु जितने भी नई पीढ़ी के लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो सोचते हैं कि इलॉन मस्क को रखना मेरे ख़्याल से उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं, और पर कोई मुझे नहीं ताज्जुब नहीं लगता कि होगा कि पैराडाइम वो शिफ्ट अगली हो। नहीं, कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर अगली प्रेसिडेंशियल रेस इलॉन मस्क भी लड़ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि 2028 में संभव है कि है ना वो दावेदार हों। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया संजय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच।